नमस्कार, मैं हूं सुशील शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। आज हम बात दतिया उपचुनाव में बीजेपी के उस चौंकाने वाले फैसले की करेंगे जिसमें बीजेपी ने सबसे ज़्यादा संभावित माने जा रहे नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बना दिया। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा के राजनीतिक भविष्य का क्या होगा, इसी मुद्दे से जुड़े कई बड़े सवाल जिस पर मिलकर मांगेंगे जवाब। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नरोत्तम नहीं उत्तम, आशुतोष सर्वोत्तम। दतिया उपचुनाव में बीजेपी का बड़ा ऐलान। बीजेपी ने आशुतोष को बनाया उम्मीदवार। नरोत्तम मिश्रा को नहीं मिला मौका, आशुतोष को तोहफा। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पार्टी ने शुक्रवार को उनके नाम पर मोहर लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की सजा पर रोक लगाने से इनकार किए जाने के बाद लिस्ट जारी की है। आशुतोष तिवारी ने 2023 में सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी का टिकट मांगा था, लेकिन ये टिकट प्रदीप अग्रवाल को दिया गया। आशुतोष तिवारी भाजपा के संभागीय संगठन मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा वे एमपी हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन के पद पर भी रहे हैं। मैं पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मदद लेंगे आप चुनाव? नहीं, स्वाभाविक है, हमारे अभिभावक है वो, अभिभावक है हमारे। प्रचार करेंगे? नहीं, स्वाभाविक हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे अभिभावक हैं। बीजेपी ने आशुतोष को बनाया उम्मीदवार। नरोत्तम मिश्रा के राजनीतिक भविष्य पर ग्रहण। नरोत्तम मिश्रा से दतिया की छीनी कमान। जमकर किया प्रचार प्रसार, नहीं मिला टिकट। आशुतोष संभागीय संगठन मंत्री रह चुके, एमपी हाउसिंग बोर्ड की कमान भी संभाल चुके। अब नरोत्तम मिश्रा का क्या होगा? संसदीय बोर्ड द्वारा उम्मीदवार का चयन पूरी तरह सही किया गया है। भारतीय जनता पार्टी लंबे अंतर से चुनाव जीतने वाली है। कांग्रेस जैसी पार्टियां अभी भी परिवारवाद के फेर में है। राजेंद्र भारती नहीं तो उनकी पत्नी, उनके पुत्र, इससे बाहर कांग्रेस कभी नहीं निकल सकती है। नरोत्तम मिश्रा जी पूर्व गृह मंत्री रहे, उन्हें फॉर्म तक खरीद लिया था अपना, लेकिन चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया गया। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी भारी गुटबाजी में है। कई गुट बने हुए हैं, गुटों के नाम सबको पता है, लेकिन जनता जवाब देगी। दतिया के चुनाव में जिस तरीके से छल कपट हुआ है उसका जवाब जनता देगी, और जनता भय, भूख, भ्रष्टाचार, रोजगार, महंगाई, तमाम मुद्दों पर भाजपा को सबक सिखाएगी। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव की तैयारी की थी, लेकिन उनका नाम लिस्ट में नहीं आया। अब तक दतिया उपचुनाव के लिए 13 लोगों ने नामांकन फॉर्म खरीदा है। इनमें से 4 लोगों ने जमा भी कर दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को नामांकन पत्र खरीद लिया था। उनकी शुक्रवार को फॉर्म दाखिल करने की चर्चा भी थी, लेकिन इस बीच केंद्रीय संगठन ने आशुतोष का नाम घोषित कर दिया। अब नरोत्तम मिश्रा क्या दिल्ली जाएंगे? क्या उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिलेगी? ऐसे कई सवाल हैं जो आशुतोष तिवारी के ऐलान के बाद उठने लगे हैं। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। किसी भी राजनेता के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो जिस जमीन को तैयार करे और उस जमीन को जोतने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति सामने आ जाए। नरोत्तम मिश्रा की स्थिति कुछ ऐसी ही बन गई है। इस उपचुनाव में यह माना जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा ही न केवल संभावित बल्कि निश्चित रूप से वही कैंडिडेट हो गए, और उसी तरीके की उन्होंने तैयारी की थी। लेकिन भाजपा ने इस बार भी चौंकाया और उनको टिकट नहीं दिया। तो अब नरोत्तम मिश्रा के लिए आगे क्या संभावनाएं हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ एक खास पैनल मौजूद है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक रमेश शर्मा जी। ऑनलाइन जुड़े हुए हैं भाजपा प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी जी और कांग्रेस से डॉक्टर विक्रम चौधरी। माफ कीजिएगा, दुर्गेश जी भी डॉक्टर हो गए, डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी। रमेश जी, पहला मैं यही समझना चाहता हूं कि 2 बातें हैं। ये अगर 2023 के बाद के सारे घटनाक्रम दतिया के देखे जाएं तो उस पूरे घटनाक्रमों में, चाहे वो अदालती हो चाहे अदालत के बाहर का हो, नरोत्तम मिश्रा जी ने पूरी कवायद की। और जब ये फैसला आ गया उसके बाद जिस तरीके से सीट रिक्त की गई तो ये माना ही जा रहा था, आप जैसे विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार भी ये मानकर चल रहे थे। फिर ऐसी क्या वजह है? फॉर्म भी खरीद लिया, तैयारी भी शुरू कर दी और टिकट नहीं मिला।
देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि लगभग ये अनुमान सबको था कि नरोत्तम जी को टिकट मिलेगा, और लगभग मुझे अनुमान भी ऐसे ही था। लेकिन चूंकि भाजपा, अगर आप देखें कि पिछले काफ़ी दिनों से वो बड़े चौंकाने वाले निर्णय ले रही है और नए नाम वो लेकर आ रही है, देश भर में उन्होंने कुछ नए चेहरे उतारे हैं, और मैं समझता हूँ उसी श्रृंखला में उन्होंने दतिया से राजेंद्र तिवारी को, आशुतोष तिवारी को उतारा है। तो मोटे तौर पर मुझे जो लग रहा है, इसमें 2-3 कारण लगते हैं नरोत्तम जी का टिकट कटने का। एक तो अपनी भाजपा की ये रणनीति है नए लोगों को उतारने की। दूसरी मुझे जो लग रहा है कि चूंकि पिछले दिनों, सत्य क्या है ये तो मुझे पता नहीं, दुर्गेश जी बताएंगे, पिछले दिनों जब पिछले चुनाव परिणाम के बाद भाजपा ने उन सीटों का सर्वे कराया था, हार के कारणों का, कौन कहां पर हारा, तो दतिया में भाजपा को उस परिस्थिति में भी हार मिली, 160 से ऊपर भाजपा ने सीटें जीती। इसके अलावा कांग्रेस ने घोषित टिकट बदला था, उसके बाद भी अगर कांग्रेस जीत गई तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये माना गया होगा कि वो जो हार हुई है भाजपा की, वो नरोत्तम जी के चेहरे के कारण रही होगी। तो इस कारण से उन्होंने ये नया आशुतोष तिवारी को लेकर के आए। एक और बात आशुतोष तिवारी के साथ प्लस पॉइंट ये है कि वो छात्र जीवन से, विद्यार्थी परिषद से लेकर के संघ से भी जुड़े रहे हैं, भाजपा से भी जुड़े रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष भी वो रहे हैं, संगठन मंत्री भी वो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि पार्टी ने एक अनुमान लगाया होगा कि इनके कारण कहीं ना कहीं वो जो कार्यकर्ताओं के कारण कुछ बात अगर रही होगी तो वो सारे के सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे। अब इसमें कोई शक नहीं कि अब दतिया का चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया और दोनों ही पार्टियां बहुत प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके चुनाव लड़ेंगी। और मैं समझता हूं ये चुनाव अब केवल एक उपचुनाव भर नहीं रह गया, ये कहीं ना कहीं एक प्रतिष्ठा का चुनाव हो गया और इसका परिणाम भी बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ जो तीसरे जो कैंडिडेट हैं दामोदर यादव जो आए हैं आज़ाद समाज पार्टी के, स्वाभाविक रूप से वो ओबीसी पर फोकस कर रहे हैं। तो ओबीसी पर फोकस कर रहे हैं तो मैं समझता हूं उसका नुकसान दोनों पार्टी को होगा। और मुझे जहां तक लग रहा है कि इस दतिया उपचुनाव का जो रिजल्ट है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि दामोदर यादव को कितना वोट मिलता है। अगर उनको वोट कम मिला तो हार जीत का अंतर मुझे कम लग रहा है, और अगर उनको वोट ज़्यादा मिला तो हार जीत का अंतर बढ़ेगा। जो भी पार्टी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी तब भी, भाजपा जीतेगी तब भी, अगर उनको वोट ज़्यादा मिला तो मैं समझता हूँ ये हार जीत का अंतर थोड़ा सा ज़्यादा वोटों का होगा। जी बिल्कुल रमेश जी, हालांकि जिस तरीके की बीजेपी की वर्तमान में रणनीति रही है, कोई बड़ी बात नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा जी से बोल दिया जाए कि आप दतिया उपचुनाव के संचालक हैं, कुछ भी बीजेपी में हो सकता है। पर जो आपने बात कही, इससे मुझे लगता है मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा। मुकेश टंडन विदिशा में एक ऐसे प्रत्याशी थे जिनकी स्थिति बहुत खराब थी। अगर सर्वे में वो भी जो है चुनाव जीते थे, लेकिन पिछले सर्वे की अगर बात करें तो, लेकिन उनको टिकट मिला, तो ये जरूरी नहीं है। बहरहाल दुर्गेश जी चूंकि बीजेपी के बहुत वरिष्ठ तो हैं ही, साथ में नरोत्तम मिश्रा जी से भी बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। दुर्गेश जी, क्या वजह रही होगी नरोत्तम मिश्रा जी की, और क्या नरोत्तम मिश्रा जी, हालांकि अब इस बात में बहुत ज़्यादा दम नहीं हो सकता क्योंकि वो जिस तरीके की तैयारी कर रहे थे, फॉर्म ले लिए गए थे, उनकी इच्छा तो चुनाव लड़ने की रही होगी। देखिए सुशील जी, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी एक आदर्श कार्यकर्ता हैं। जब पार्टी ने उनको डबरा से चुनाव लड़ाया, वो 3 बार विधायक का चुनाव लड़े वहां पे, और वो तीनों चुनाव जीत कर आए। फिर पार्टी ने उनको दतिया से मौका दिया तो तीनों बार वो 3 बार जीत के आए, और एक चुनाव अभी वो हारे थे जो 2023 में था। उसके कारण जो भी रहे हो चुनाव हार के, पर वो सतत से अपने क्षेत्र की जनता से दतिया में जो विकास में योगदान उन्होंने दिया है, फिर चाहे एयरपोर्ट की बात कर लें, वेटनरी हॉस्पिटल की बात कर लें, मेडिकल कॉलेज की बात कर लें और अन्य बात कर लें हम, तो उन्होंने सतत से प्रदेश के और दतिया के विकास के लिए उन्होंने अनेक काम किए हैं। हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि है। संगठन जिस कार्यकर्ता को जब जहां मौका देता है, हम सब कार्यकर्ता मिलकर उनको प्राणपण से जुटकर उसको जिताने का काम कर रहे हैं। आशुतोष तिवारी जी वरिष्ठ नेता हैं और हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं। पार्टी ने जो टिकट नाम घोषित किया है, कार्यकर्ता प्राणपण से जुटकर उनको जिताने का काम करेंगे। सुशील जी। जी दुर्गेश जी, डॉक्टर विक्रम, बड़ा सवाल यही है कि क्या आपकी पार्टी के लिए राह आसान हो गई है, या जैसा कि रमेश जी ने बताया कि बीजेपी के आंतरिक सर्वे में स्थिति नरोत्तम मिश्रा के अनुकूल नहीं रही होगी, इसलिए टिकट बदला गया?
क्या है आपकी पार्टी की अब रणनीति? नहीं, नरोत्तम मिश्रा जी वो नेता रहे हैं जिनके बंगले पर रेट लिस्ट टंगी रहती थी कि इस काम कराने की इतनी घूस चाहिए, इस काम कराने की इतनी घूस चाहिए। तो जो सर्वाधिक भ्रष्टतम मंत्रियों का यदि इतिहास लिखा जाएगा तो नरोत्तम मिश्रा के नाम से लिखा जाएगा। शायद आरएसएस ने उनको इसलिए तैयार किया था कि भ्रष्टाचार के पैसे से वो भारत माता को कैसे परम वैभव तक ले जाएंगे, ये उसका आदर्श नमूना थे। एक बात। दूसरी बात, शर्मा जी ने कहा कि नए चेहरे देने की रणनीति, तो मैं नहीं मानता हूं कि नरोत्तम मिश्रा जी इतना पुराना चेहरा हो गए थे कि नए चेहरे को लाने की आवश्यकता थी। तो इस बात से तो मैं सहमत नहीं हूं। हाँ, इन्होंने जो एक बात कही कि आंतरिक सर्वे, तो निश्चित तौर पर यह बात हमारे भी सर्वे में थी कि नरोत्तम मिश्रा जो दतिया में भय का, भ्रष्टाचार का और गुंडागिर्दी का एक शुद्ध पर्यायवाची बन चुके थे, तो जनता व्यक्तिगत तौर पे उनके बहुत खिलाफ थी। और इस बात से भाजपा को भी बड़ा डेंट लग रहा था। जैसा उन्होंने बताया कि 160 सीटें जीती, उस लहर में भी इतना कद्दावर नेता हार गया और हमने अंतिम समय में टिकट भी बदला था, ये भी था, वो भी था। तो इसका मतलब ये था कि वहां की जनता ने नरेंद्र, क्या नाम इनका, प्रत्याशी इनका, नरोत्तम मिश्रा जी की बात कर रहे हैं? हाँ, नरोत्तम मिश्रा जी के खिलाफ थी जनता। आप तो अभी से उन्हें विस्मित कर रहे हैं भाई। नहीं, हालांकि वो बहुत चर्चित आदमी, उनको इतनी आसानी से मध्य प्रदेश का इतिहास नहीं भुला पाएगा, क्योंकि उन्होंने जो अकूत धन संपदा इकट्ठी की है भ्रष्टाचार से। बहरहाल, तो जो आंतरिक सर्वे था वो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ था। यहाँ महत्वपूर्ण बात जो है, जो राजनीतिक चर्चा की मुझे लगती है कि टिकट बदल के किसको दिया है वो बिल्कुल चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन भाजपा ने, या यूं कहें मोहन यादव ने, नरोत्तम मिश्रा जी का जो टिकट खारिज किया है, ये बहुत उल्लेखनीय है। वो इसलिए है कि वो किसी भी तरीके से इस बात को सुनिश्चित करना चाहते थे कि किसी ऐसे व्यक्ति की राजनीतिक वापसी ना हो जो उनके लिए प्रतिस्पर्धा बने। उनके लिए ऐसे ही कद्दावर जो मंत्री हैं, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो, ये सब दिन रात सपने देखते रहते हैं मुख्यमंत्री बनने के। नरोत्तम मिश्रा उसी कैटेगरी के आदमी हैं और ये इनकी ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, तो इनकी ब्राह्मणों के प्रति जो एक इनकी राजनीति है उसकी भी वो इजारेदारी करते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ब्राह्मण नेता हूं। इस आधार पर भी उनकी बड़ी दावेदारी रहती है। तो ये जो कुल मिला के इतना हुआ है कि इससे मोहन यादव का बड़ा कद बढ़ा है कि उन्होंने इतने वरिष्ठ मंत्री की और इतने कद्दावर नेता की टिकट एक झटके में कटवा दी और अपेक्षाकृत साधारण नेता को टिकट मिल गई है। तो मुझे लगता है कि नरोत्तम मिश्रा को खारिज किया जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है जिस पे हमें चर्चा करनी चाहिए। और इसमें जो है भाजपा का कोई दृष्टिकोण नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको मोहन यादव को देखना चाहिए कि उन्होंने दिल्ली दरबार में जो अपनी वजनदारी बनाई है उस आधार पर उनकी टिकट कटवा दी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर विक्रम जी, लेकिन आपकी पार्टी पे एक बात जरूर लागू होती है। दुर्गेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, एक बार रमेश जी से समझ लूँ मैं। आप जो कह रहे हैं, देखिए नरोत्तम मिश्रा आप कह रहे हैं कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता है और बाकी बहुत सारी बातें आपने कही, लेकिन उस बड़े नेता का भी टिकट काटने में बीजेपी को सेकंड्स नहीं लगे। आपकी पार्टी में ये होना बहुत मुश्किल होता है। आपकी पार्टी के जो परंपरागत जो बड़े नेता हैं उनको अधिकार प्राप्त थे बार बार लड़ने का, बार बार हारने का। बहरहाल रमेश जी, मैं एक बात और समझना चाहता हूं कि देखिए 2023 का चुनाव नरोत्तम मिश्रा हारे, 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, कोई संभावना नहीं दिखी। राज्यसभा के चुनाव हुए, कोई संभावना नहीं दिखी। अब ये उपचुनाव, जो कि 100% श्योर माना जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा इस चुनाव में लड़ेंगे और जीतेंगे भी, ऐसे उनके समर्थक मान के चल रहे थे, लेकिन ये संभावना भी खत्म। तो आने वाले सालों में नरोत्तम मिश्रा को कहां देख रहे हैं आप? और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, 2014 के पहले की जो बीजेपी थी उसमें एक बात थी कि यदि किसी बड़े नेता को कहीं किसी मैदान से बाहर किया, चुनावी मैदान से बाहर किया जाता था, तो उसको तुरंत सांत्वना के रूप में किसी पद पर बिठा दिया जाता था। ये वाली भाजपा वो भी नहीं करती। तो नरोत्तम मिश्रा के लिए आगे क्या है, आने वाले 2 साल क्या है उनके लिए? देखिए, स्वाभाविक रूप से इसमें कोई शक नहीं कि
सारी उम्मीदें लगभग हर बार ये माना गया था कि नरोत्तम मिश्रा इस स्थान पर आएंगे। राज्यसभा में भी उनका नाम चला, एक और भूल गया, संगठन प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी नाम चला था, वो भी नहीं हुआ। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के भी उनका नाम चला और राज्यसभा को लेकर के भी उनका नाम चला, लेकिन सारे जगहों से फिर वो किनारे होते चले गए। तो मुझे जो लग रहा है कि बहुत संभव है कि कहीं ना कहीं संगठन में जो वैचारिक स्तर पर है उस पर उनको काम मिल सकता है। या एक दूसरी बात भी हो सकती है, आप अगर देखेंगे कि जैसा कि मैंने पहले कहा, पूरे देश भर में भाजपा एक नई लाइन खड़ी कर रही है। हो सकता है उस योजना के तहत ये उन्होंने टिकट वितरण दिया हो और एक मार्गदर्शक मंडल में या कुछ और, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का या वैचारिक स्तर पर उनको कोई ना कोई काम मिलेगा। ऐसा मुझे लग रहा है कि कई बार भाजपा में ऐसे काम भी देखने को मिलते हैं कि कोई ना कोई किसी न किसी को एक समूह बना करके नए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का, मैं समझता हूं उनको, जहां तक मेरा अनुमान है, यद्यपि मेरा ये अनुमान गलत निकल गया है, उपचुनाव में मुझे उनके टिकट लगभग फाइनल लग रहा था, लेकिन फिर भी मुझको लग रहा है कि वो जो समूह है कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का, उसमें नरोत्तम मिश्रा जी को जोड़ा जा सकता है। मुझे अभी ऐसा नहीं लगता कि नरोत्तम मिश्रा जी को पार्टी एकदम घर बैठा देगी, कुछ ना कुछ तो उनको दायित्व मिलेगा, कुछ ना कुछ उनको काम मिलेगा, भले ही वो दिखावे का मिले कि वास्तविक मिले, लेकिन कुछ ना कुछ काम तो उनको मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। उसका एक कारण है कि ये ठीक है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में असंतोष रहा होगा, जो असंतोष सामने आया, लेकिन फिर भी न केवल दतिया में बल्कि भोपाल में भी उनके एक लॉबी तो है, उनके समर्थकों का एक समूह भी है। तो मैं समझता हूँ एकदम उनको घर बैठाने का निर्णय पार्टी नहीं लेगी, ऐसा मेरा अनुमान है जी। रमेश जी, 4 अवसर 2023 के बाद निकल गए, नरोत्तम मिश्रा जी को कुछ नहीं मिला, तो क्या पार्टी उन्हें धीरे धीरे हाशिए पर ले जा रही है? ये बड़ा सवाल है। दुर्गेश जी, आपसे ही समझना चाहूँगा, जो बात मैंने रमेश जी से पूछी है वही मैं आपको दोहरा भी देता हूँ। 2023 का चुनाव हारे, 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद राज्यसभा के चुनाव हुए, संगठन में फेरबदल हुआ और अभी भी राज्यसभा का चुनाव हुआ। नरोत्तम मिश्रा दावेदारों में तो थे पर उम्मीदवार नहीं बन पाए। तो क्या अब केवल यह है, अब आप कह सकते हैं कि यूपी चुनाव में उनको 10-12 सीटों का, 2-4 जिलों का प्रभार दे दिया जाएगा, पर इतने बड़े नेता का क्या यही परिणाम है? आज हम आप जिस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं वो बहुत जल्दी है और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक आदर्श कार्यकर्ता हैं। पार्टी ने जब जैसा कहा, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्यकर्ता कभी भी अपनी चीज के लिए मांग नहीं करता है और वैसा ही उन्होंने हमेशा एक उदाहरण प्रस्तुत करने का काम डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने किया है। जब पार्टी ने जैसा दायित्व दिया, आप देखेंगे ज्वाइनिंग टोली का उनको संयोजक बनाया था तो कांग्रेस में भगदड़ मच गई थी, लोग कांग्रेस को उसका पुरस्कार क्या है? उसका पुरस्कार देखिए, पुरस्कार की इच्छा से कोई काम नहीं किया जाता है। जो पार्टी कहती है, हम डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी उसको अक्षरशः पालन करने का काम करते हैं। फिर चाहे गुजरात में उनको चुनावी व्यवस्था देने की बात हो, महाराष्ट्र में हो, बंगाल में हो, यूपी में हो, जहां जहां पार्टी ने, दिल्ली में हो, जहां जहां हो, पार्टी जब जब जैसा मौका देती है, आदेश करती है, वो काम करने का काम करते हैं। और हमारे कांग्रेस के साथी अभी राहुल गांधी की विद्यालय के छात्र हैं और वो उसी तरह से उस बात को कि भ्रष्टाचार, अरे भ्रष्टाचार का आपके पास कोई तथ्य हो, कोई प्रूफ हो, कोई एविडेंस हो, कहीं कोई साक्ष्य हो तो उसको प्रस्तुत कर कर बात करें। मुंह की जमा खर्ची करने से कांग्रेस की छवि तो वैसे ही खराब हो चुकी है। कम से कम आप लोगों की जो छवि है उसको धूमिल करने का काम न करो। कहीं कोई आपके पास ऐसी चीजें हो तो अदालत के पास आइए, मीडिया आपको जांच करवा लो ना, नरेंद्र मोदी से कह के। नहीं, सब कर रहे हैं, सब किए हुई है। अरे हाथ खानदान को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप देखेंगे दिग्विजय सिंह ने जीतू पटवारी जी के मुंह पे तमाचा मार दिया, जीतू पटवारी जी के मुंह पे तमाचा मार दिया और अब आप ये बात कर रहे हैं परिवार के साथ जमीनें खरीद रहा है, उनका भाई दारू की दलाली कर रहा है, वो सब जमीनें उन्होंने अपने जो चुनावी हलफनामा है उसमें जमीनें, और बल्कि आज तो जमीन वो कम हो चुकी है उससे जो पहले चुनावी हलफनामे थे। कांग्रेस वो दल है, कांग्रेस वो दल है जो राहुल गांधी जी के है। सुनो तो सही मेरी बात, आप राहुल गांधी के उसके पाठशाला के विद्यार्थी हो। विक्रम जी, पहली बात तो है कि मुझे लगता है बहस नहीं होना चाहिए। दुर्गेश जी, आप अपनी बात कर लीजिए, उसके नहीं विक्रम जी आपका भी अवसर आएगा, आपको भी मौका मिलेगा। जी दुर्गेश जी, बात पूरी कीजिए।
जी सुशील जी, कहीं ना कहीं ये सिर्फ मुंह की जमा खर्ची करने का काम कांग्रेस करती है। मैंने बहुत गंभीरता से इनको बोल रहा हूँ, किसी भी मामले में इनके पास कोई साक्ष्य हो, कोई तथ्य हो, कोई प्रूफ हो, कोई एविडेंस हो, उसको पेश करके मीडिया में आना चाहिए। मुंह की जमा खर्ची जनता अच्छा नहीं मानती है। जो कांग्रेस अपनी स्वीकारिता कम कर चुकी है, ये भी अपनी स्वीकारिता कम न करें, और अगर कोई चीज है आपके पास तो उसकी बात करें। रही बात दतिया उपचुनाव को लेकर, पार्टी संगठन ने आशुतोष तिवारी जी का नाम डिक्लेयर किया है। पूरे सभी कार्यकर्ता प्राणपण से जुटकर उनको जिताने का काम करेंगे। इनको कांग्रेस के साथ तो एक और स्थिति है कि जिंदगी भर बस यही भूल करता आया, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता आया। दुर्गेश जी एक सवाल, क्या आपकी ये टिकट घोषित होने के बाद आपकी नरोत्तम मिश्रा जी से बात हुई? नहीं, मेरी उनसे बात नहीं। मैं सतत टीवी चैनलों पर व्यस्त हूं अभी। मैं उनसे निश्चित रूप से बात करूंगा। हमारे नेता हैं, वो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, और जो उनको भी सुना देना केसवानी जी। विक्रम जी दुर्गेश जी को बोलेंगे, आपको भी पूरा मौका दूंगा जी। मेरा तो इनको सिर्फ इतना ही कहना है कि आईना कब तक तोड़ते आओगे, आईना कब तक तोड़ते फिरोगे, मानते क्यों नहीं दाग चेहरे पर है। कांग्रेस अपने इन चीजों को देखे, आत्ममंथन करे, चिंतन करे कि आपका जो वहां का प्रत्याशी है वो हेराफेरी में गया है, वो हेराफेरी में गया है, गबन में गया है, भ्रष्टाचार में गया है, जो अदालत में उसमें प्रूफ हो चुका है। तो ऐसे आरोपियों का कांग्रेस साथ देगी क्या? ऐसे भ्रष्टाचारियों का कांग्रेस साथ देगी क्या? ये देखने का विषय है सुशील जी। बिल्कुल। विक्रम जी एक बात देखिए, आप विपक्ष में हैं, आरोप लगाइए, बहुत अच्छी बात है, और अगर प्रमाण हो तो ज़्यादा अच्छा है। पर हाल ही में जो हमने एक घटनाक्रम देखा है, जीतू पटवारी ने जिस न्यास पर आरोप लगाए थे, वो निजी न्यास है, वो सरकारी न्यास निकला। तो ऐसे आरोप जिनके कारण मुंह की खानी पड़े, वो भी नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल, अगर आपके पास प्रमाण है तो आप बिल्कुल आरोप लगाए। बहरहाल विक्रम जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि राजेंद्र भारती अपने परिवार में टिकट देने की को लेकर वो यही बात कह रहे हैं कि मेरे परिवार में किसी को टिकट नहीं चाहिए। अब नरोत्तम मिश्रा मैदान में नहीं है। एक तो क्या आशुतोष तिवारी आपके लिए बहुत आसान प्रत्याशी हैं, और अब क्या राजेंद्र भारती के परिवार की संभावनाएं बढ़ गई टिकट की? हमारे लिए नरोत्तम मिश्रा कहीं अधिक आसान प्रत्याशी थे, तो इसलिए कि नरोत्तम मिश्रा से शर्मा जी ने भी स्वीकार कर लिया कि पूरे का पूरा जो दतिया है उनके भ्रष्टाचार और गुंडागिर्दी से त्रस्त था। तो हमारे लिए वो अपेक्षाकृत आसान थे। और देखिए, कहीं भी कोई नया प्रत्याशी आता है वो अपने साथ संभावना लेके आता है, और जो पुराना प्रत्याशी रहता है वो अपना पूरा इतिहास, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, साथ में लेके चलता है। तो आशुतोष तिवारी का बतौर अभी विधायक तो कोई ऐसा कोई पुराना इतिहास नहीं है जिसके ऊपर उन पर भ्रष्टाचार या अन्य आरोप लगा सके। तो हम तो ये समझ रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा के जाने से हमारी मेहनत जो है कुछ ज्यादा अब हमको करनी पड़ेगी, रणनीति जो है एक नए प्रकार से बनानी पड़ेगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि बीजेपी ने वहां दामोदर यादव को फिट ही इसलिए किया है कि वो कहीं ना कहीं वोट काटने की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि वो नीला गमछा पहन के तमाम ओबीसी वगैरह की बात कर रहे हैं। तो वो इनके मध्य प्रदेश का ओवैसी है। यदि वहां मुसलमान होते तो तय था कि ओवैसी को भी पैसा भिजवा देते, हेलीकॉप्टर भिजवा देते, वहां भी टोपीधारियों की एक आस्थापा करवाते, जिससे भगदड़ मच जाती। तो जहां मुसलमान होते वहां ओवैसी आ जाता है। जहां इनको एससी एसटी ओबीसी को करना है तो मायावती को पकड़ लेते हैं, कभी चंद्रशेखर आजाद को, दामोदर यादव को वहां स्थापित किया जा रहा है कि कुछ ना कुछ वोट कट जाए। लेकिन जनता ये समझ चुकी है कि मध्य प्रदेश में जो है वोट काटने वाली पार्टियों में कोई अब वजूद नहीं है। अभी दो ध्रुवीय मुकाबला है, एक तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में, और हम आश्वस्त हैं। अब चूंकि ये बात तय है कि आशुतोष तिवारी नया चेहरा है, इसलिए हमको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। नरोत्तम मिश्रा होते तो ये चुनाव हमारे पक्ष में एक तरफा था। बिल्कुल ठीक है। रमेश जी, फाइनल कमेंट में आपका ये समझना चाहूंगा, बहुत जल्दी में आप बताइएगा 20 सेकंड में, कि ये चुनाव में एक बात कही। देखिए, राजेंद्र भारती की जो विधायकी गई है वो भ्रष्टाचार के मामले में गई है। एक बात उठाई गई कि इस मामले में सहानुभूति, तो क्या भ्रष्टाचार के मामले में विधायकी जाना भी क्या सहानुभूति का कारण बन सकता है, और क्या बीजेपी इसी सहानुभूति से डरी होगी? देखिए, स्वाभाविक रूप से ये इस बात पर निर्भर करेगा
कांग्रेस का प्रचार और भाजपा का प्रचार, यदि चूंकि उनके ऊपर एक भ्रष्टाचार का, कदाचार का एक प्रकरण है, भाजपा अगर ये प्रयास करने में सफल हो गई कि चूंकि वो उनके ऊपर भ्रष्टाचार का प्रकरण है और इसलिए उनकी विधायकी गई, तो स्वाभाविक रूप से उसका लाभ भाजपा को उठेगा। लेकिन अगर कांग्रेस ये प्रचार करने में सफल रही कि उनकी विधायकी आपने रातों रात खत्म कर दी और उपचुनाव घोषित कर दिया, मामला चूंकि वो जो कदाचार का मामला था वो कोर्ट में लंबित था, अगर ये सहानुभूति कांग्रेस लेने में सफल हो गई तो कहीं ना कहीं इसका लाभ उनको मिलेगा, और कहीं ना कहीं कदाचार को लेकर के अगर ये चेहरा लेकर गई इसका लाभ भाजपा को मिलेगा। तो मैंने पहले थोड़ी देर पहले ही कहा कि ये चुनाव वाकई बहुत दिलचस्प हो गया। और फिर इसमें उन कार्यकर्ता और वो जो फैंस का मतदाता रहता है, जो 4 प्रकार का मतदाता होता है, जो फैंस का मतदाता रहता है, जो किसी कारण ऐन वक्त पर यहाँ से वहाँ चला जाता है, तो वो लगभग 10% मतदाता पिछले चुनाव में दतिया में कहीं ना कहीं वो कांग्रेस की तरफ चला गया था। तो स्वाभाविक रूप से क्या भाजपा उसको वापस लौटाने में सफल होगी कि नहीं होगी, और अगर वो कांग्रेस से लौटता है तो क्या वो भाजपा में लौटेगा कि दामोदर यादव के पास चला जाएगा, क्योंकि वो ओबीसी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं ये चुनाव वाकई बहुत दिलचस्प है। तो कांग्रेस का कैंडिडेट आने दीजिए और प्रचार का एक चरण निपटने दीजिए, उसके बाद क्लियर होगी जी। लेकिन एक बात जो आप बोल रहे हैं कि 10% वोट सिर्फ 5% ही शिफ्ट हुआ था, और दूसरी बात यह है कि तीसरे दल के रूप में ना बसपा सपा 2023 में मैदान में नहीं थी, तो मुकाबला सीधे नरोत्तम मिश्रा और राजेंद्र भारती के बीच था। उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी सामान्यतः उम्मीदवार खड़ा नहीं करती है, तो पूरी उम्मीद साइकिल पे है। और सबसे महत्वपूर्ण ये बिल्कुल दिलचस्प है कि नरोत्तम मिश्रा इस चुनाव के केंद्र में होंगे, और सबकी दिलचस्पी इस बात में भी है कि चुनाव संचालक कौन बनेगा और प्रस्तावक कौन बनेगा। क्या नरोत्तम मिश्रा भी इसमें शामिल होंगे? क्या पार्टी ये काम भी उन्हीं को सौंपेगी? बहरहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।